This conference will now be recorded. नमस्कार मित्रों, आज हम गर्भशारीर व्याख्यान श्रृंखला का 5वां व्याख्यान आज देख रहे हैं। इसमें विशेषतया हम गर्भोत्पादक भाव, गर्भवृद्धिकर भाव एवं उसके बाद अपरा, गर्भनाभि नाड़ी इत्यादि विषयों को स्पर्श करने वाले हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों का गर्भशारीर के विषय में बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं, तो मुझे भी गर्भशारीर विषय सिखाते वक्त या पढ़ाते वक्त आपको अध्यापन करते वक्त मुझे भी कुछ अध्ययन करने का मौका मिला है। उसके लिए आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूं। चलिए विषय की ओर मुड़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि गर्भोत्पादक भाव कौन से हैं, कितने हैं। कितने हैं गर्भोत्पादक भाव? देखिए, हमने इससे पहले गर्भोत्पादक सामग्री का अध्ययन किया है। तो गर्भोत्पादक सामग्री जो है वो 4 है। ऋतु क्षेत्राम्बो बीजानाम, ठीक है। तो उसको गर्भोत्पादक सामग्री कहते हैं। हम यहाँ पे अभी शुरुआत करने वाले हैं गर्भोत्पादक भाव। आगे देखेंगे गर्भवृद्धिकर भाव, और फिर उसमें आगे बढ़ते हुए आपको ध्यान में आएगा कि गर्भ पोषक भाव भी होते हैं, ठीक है। तो गर्भवृद्धि कर भाव, गर्भ पोषण करने वाले भाव, तो इनको आपने ठीक से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ऐसे क्यों आपको पूछा जाएगा गर्भोत्पादक सामग्री, तो आपको ऋतु क्षेत्र अंबु बीज इसके बारे में वर्णन करना है या बताना है, ठीक है, लिखना है। गर्भोत्पादक भाव अगर आते हैं तो अभी जो हम देख रहे हैं उसको आपने देखना जरूरी है, लिखना जरूरी है, बताना जरूरी है, ठीक है। तो गर्भोत्पादक भाव चरकाचार्य शारीर स्थान चौथे अध्याय में 6 बताते हैं। वह बताते हैं मातृताः, पितृताः, आत्मताः, तात्म्यतो, रसताः, सत्वताः इति एतेभ्यो भावेभ्यः समुदितेभ्यो गर्भाः संभवति। So there are 6 factors. They are collectively responsible for the formation of garbha. Okay. So that is no मातृज, पितृज, आत्मज, सात्म्यज, रसज, सत्वज, ये जो 6 भाव है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। यानी केवल सभी शरीर के भाव मातृज होते हैं या आत्मज होते हैं, पितृज होते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ भाव मातृज होते हैं, कुछ भाव पितृज होते हैं, और सत्वज तक जाते जाते तो संपूर्ण शरीर की उत्पत्ति या निर्मिति, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल या बहुत समुदितेभ्यो इति एतेभ्यो, यानी यही इति कहने का स्पष्ट कर देते हैं ग्रंथकार, यही 6 भाव है, इसमें कम ज्यादा नहीं हो सकते। तो आगे है एतेभ्यो, यानी ये सभी भावेभ्यः समुदितेभ्यो, ये समुदितेभ्यो शब्द से कलेक्टिवली आ गया। तो एक भाव केवल आवश्यक नहीं है, 6 ही भाव जो है वो बहुत आवश्यक हो जाते हैं गर्भोत्पादक भाव के तौर पर। आगे चरक शारीर स्थान तीसरे अध्याय में श्लोक आता है, एवं अयम नाना विधानाम एषां गर्भकराणां भावानां समुदायात् अभिनिर्वर्तते गर्भाः। तो ये गर्भ जो उत्पत्ति होती है वो समुदित या समुचित समुदाय स्वरूप इन 6 भावों का व्यक्तिकरण होता है। और वहां पे उस विषय को समझाने के लिए बहुत अच्छा और सिंपल एग्जाम्पल है। देखिए उपमा कैसी चाहिए, मूर्ख और विदुष दोनों को समझ में आने वाली चाहिए। मूर्ख यानी जिसकी बुद्धि कम है, और विदुष यानी जो बुद्धिमान है, तो उनके लिए समान उसका अर्थ होना चाहिए, उसे ही अच्छी उपमा कहते हैं। और वही हमारे शास्त्रकार, आयुर्वेद के ग्रंथकार जो है उपमा प्रमाण का उत्कृष्ट उपयोग करते हैं। यथा कूटागारम नाना द्रव्य समुदयात, एक ये उदाहरण दिया।
दूसरा दिया यथा वा रथो नाना रथांग समुदया। तो दो उदाहरण बहुत अच्छे यहाँ पे दिए हैं। पहला उदाहरण उन्होंने कूटागार का दिया है। कूटागार यानी क्या है? झोपड़ी, ठीक है, या झुग्गी। जो कॉटेज जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे, तो वो कूटागार कौन सी कुटी है? वो स्वेदन की कुटी है, ठीक है। आप जब चरकाचार्य 13 स्वेद के प्रकार बताते हैं, हमने स्वेद विधि अध्याय जब देखा या स्वेद कर्म जब हमने जाना अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में, तब हमने ये विषय जाना है कि उसमें कुटी स्वेद नामक एक स्वेद है। तो उसका कूटागार यानी वह कुटी बनाते हुए नाना द्रव्य समुदया यानी अनेक घटकों का उसमें सम्मिलन होता है या एकत्रीकरण होता है। जैसे वो लकड़ी के टुकड़े रहेंगे, बांस के टुकड़े रहेंगे, या फिर उसमें क्या बोलते हैं उसको, बड़े बड़े आसन रह सकते हैं, उसमें रस्सी का इस्तेमाल होता है, वगैरह वगैरह। तो इन सभी को मिला के वो कूटागार बनेगा या कुटी श्वेत की वह कुटी बनेगी। और वैसे ही दूसरा उदाहरण दिया है रथ का। तो रथ के लिए भी जैसे वे भिन्न भिन्न पार्ट लगेंगे, जैसे पहिए या चक्र लगेंगे, उसका आखा लगेगा, फिर वो जो क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे बैठते हैं वो लगेगा, फिर घोड़ों पे वो जो उसको घोड़ों को जोते हैं वो सब सामग्री लगेगी, और तब जाके रथ जो है वो बनेगा। तो उसी प्रकार से तस्माद एतत् अवोचा मातृजश्चायम गर्भाः। तो उसी प्रकार से सिमिलरली द गर्भा इज फॉर्म आउट ऑफ मातृज गर्भाः पितृजाः च आत्मजाः च शब्द यहाँ पे जो है एंड आनी आनी मराठी में, या और इस पद्धति से सात्मजश्च रसजश्च अस्ति च सत्वम औपपादुकम इति, और सत्व भाव। तो यहाँ पे सत्व शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह मनस या मन या माइंड के लिए किया है, ठीक है। विच इज अ साइकिक एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिंग सत्व, शुद्ध मन की अवस्था को ही सत्व कहते हैं। मैंने आपको बताया है जब पदार्थ विज्ञान में आपको पढ़ा रहा था, आपको याद होगा, अगर मन की स्थिति अगर शुद्ध अवस्था है उसकी, तो उसको सत्व ऐसे संस्कृत में हमारे ग्रंथों में शब्द आता है। और अगर मन की रजतम युक्त ऐसी अवस्था है तो उसको दूषित अवस्था को मन या चित्त ऐसा शब्द प्रयोग आता है, ठीक है। संस्कृत भाषा में यह शब्द हमें प्रायः यानी अधिकतम इस प्रकार से वह प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इन 6 भावों को अभी विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले मातृज भाव। मातृज भाव आपको शब्द से ही पता चलेगा कि माता से उत्पन्न होने वाले। तो इसका अर्थ मातृज यानी माता से उत्पन्न होने वाले, ऐसा भी इसका अर्थ होता है। और दूसरा, माता जैसे मृदु कोमल रहती है वैसे ही ये भाव होते हैं। तो the soft organs specially of the human body are considered to be formed from maternal source. ओके, सो मातृज भाव ये मैटरनल सोर्स से उत्पन्न जो भाव है। तो चरकाचार्य उनको गद्यमय श्लोक में समझाते हैं, यानी खलु अस्य गर्भस्य मातृजानि यानी च अस्य मातृताः संभवताः संभवन्ति तानि अनुवाख्यास्यामः तद यथा। और वहां पे वो पूरा तालिका देते हैं या लिस्ट देते हैं। त्वक लोहित, मांस, मेद। तो त्वक आपको पता है त्वचा, लोहित क्या है? रक्त, मांस मसल टिश्यू, मेद फैट टिश्यू, नाभिश्च यानी अम्बिलिकल या अम्बिलिकस, नाभि के बाद हृदय हार्ट, क्लोम। अभी क्लोम को भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न पद्धति से समझते हैं। यहाँ पे हम समझने के लिए उसको अग्न्याशय, ओके, ऐसा अर्थ लेंगे, यानी पैंक्रियास, यकृत लीवर, प्लीहा स्प्लीन, वृक्क किडनीज, बस्ती दैट इज यूरिनरी ब्लैडर, पुरीषाधान दैट इज द रेक्टम, ओके, आमाशय दैट इज नो स्टमक मेनली, पक्वाशय। सो आमाशय इज ऊर्ध्व आमाशय, अधो आमाशय, इस पद्धति से उसमें स्टमक
और इलियम जेजुनम ये सभी आ जाते हैं आमाशय शब्द में। पक्वाशय यहाँ पे लिखा है, तो पक्वाशय का अर्थ है यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन दे लीजिए। देखिए यहाँ पे पुरुषाधान अलग से बताया है, पक्वाशय अलग से बताया है। तो पुरुषाधान यानी रेक्टम और पक्वाशय यानी लार्ज इंटेस्टाइन्स कोलॉन्स। उत्तरगुद अधरगुद, तो ये भी बहुत स्पष्टतया यहाँ पे बता दिया। और फिर क्षुद्रांत स्थूलांत्र, तो यहाँ पे आंत्रों का उल्लेख करते हुए भी उन्होंने स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन ऐसा ट्रांसलेशन बता दिया। वपाच यानी ओमेंटम, वपा वहनम च यानी फैट टिश्यू along with ओमेंटम। ओके, so मांस शोणित मेदो मज्जा रुन्नाभि यकृत प्लेहा आंत्र गुद प्रभृतिनि मृदुनि मातृजानी, तो ये जब सब मृदु अवयव है वह मातृज है, ऐसे सुश्रुताचार्य जी भी बताते हैं। सॉरी। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं हम। पितृज भाव, दूसरे भाव है पितृज। टोटल 6 भाव हमें देखने हैं। तो पितृज क्या है? दोज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम पैटर्नल सोर्स, दैट इज पिता से आए हुए जो भी स्ट्रक्चर्स है वो देन यानी पितृज भाव है। तो वह कौन कौन से है? तो वह बताते हैं, लिस्ट डायरेक्टली हम देखेंगे। केश, ठीक है, यानी स्काल्प हेयर्स। श्मश्रु, श्मश्रु क्या है? तो दाढ़ी मूंछ के बाल, यानी जिसे हम फेशियल हेयर्स भी कहेंगे। नख, तो नेल्स। लोम, दैट इज द बॉडी हेयर्स। ओके। दंत, तो टीथ, आपको पता है। अस्थि, संपूर्ण शरीर के जो भी छोटे मोटे अस्थि रहेंगे वो सभी। सीरा, तो सीरा शब्द कॉमनली वेसल्स, इसमें आर्टरीज वेन्स दोनों आएंगे। स्नायु, दैट इज द लिगामेंट्स। एंड धमन्याहा, अगेन यहाँ पे शब्द उसका वेसल्स लिखा है, तो धमनी का ट्रांसलेशन एक पद्धति से नर्व्स भी होता है। और शुक्र, दैट इज द सीमेन। सो ये पितृज भाव है, ठीक है। सुश्रुताचार्य भी इसी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो अलग से बताते हुए नहीं दिखते हमें, तो केवल शब्दों का पर्याय हमें दिखता है, जैसे शुक्र के अलावा रेत है, ठीक है। तो आगे जाते हैं। तीसरा भाव जो है वो प्रकार है आत्मज भाव, गर्भोत्पादक भाव हम देख रहे हैं। और ये आत्मज यानी आयुर्वेद पुनर्जन्म सिद्धांत जो है वो उसका अनुसरण करता है, उसको मानता है। यानी पूर्व देह में कृत जो कुछ भी कर्म है उसका फल लेते हुए आत्मा जो है, जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के साथ शुक्र शोणित के संयोग के वक्त प्रवेशित होता है। इसलिए उस आत्मा से मिले हुए भाव भी कुछ होते हैं, उनको अभी हम देख रहे हैं। यानी तो खलु अस्य गर्भस्य आत्मजानि यानी च अस्य आत्मनः संभवतः संभवन्ति तानि अनुव्याख्यास्यामः, ठीक है। तो संभवतः संभवन्ति, तो इस शब्द से हमने जानना चाहिए कि ये जो आचार्यों का आकलन है उनको स्पष्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी उनको 6 जो भाव है उनमें से उन्होंने ये कैटेगराइजेशन जो किया है, ये भाव इस कैटेगरी के आत्मज है, ये उनका खुद का संशोधन है, तो उनको वो प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए संभवतः संभवंती ऐसे शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। तद यथा, उस लिस्ट बनाते हैं अभी। तासु तासु योनिषु उत्पत्ति ही आयु आत्मज्ञानम, तो श्लोक न पढ़ते हुए समय की मर्यादा को देखते हुए मैं डायरेक्टली उसके ट्रांसलेशन की तरफ जाऊंगा, ठीक है। तो ये जो है उस योनि में, ठीक है, जो जन्म उसका होता है तो वह आत्मज भाव है। यानी मनुष्य योनि में जन्म हुआ है, तो मनुष्य जन्म श्रेष्ठ जन्म कहा है, इसलिए उस आत्मा का जो है वो मनुष्य जन्म में, मनुष्य के देह में वो आत्मा प्रवेशित होता है। तो जिस योनि में वो जन्म करता है, वह अश्व की योनि हो सकती है, वो व्याघ्र की योनि हो सकती है, वो बकरी की योनि हो सकती है, ठीक है। तो उस कर्मों के अनुसार उस योनि में वो जन्म लेता है, ये पहला भाव है, ठीक है। यानी कौन सा शरीर उस जीवात्मा को प्राप्त हुआ है,
किसी कीटक का हुआ है, मनुष्य का हुआ है, प्राणी का हुआ है। ठीक है, आगे जाते हैं। आयु यानी जो लाइफ पीरियड है वह भी आत्मज भाव है। फिर आत्मज्ञान यानी सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि आत्मा की जो प्रगति होती है और वह उन्नत अवस्था में जाता है और फिर मोक्ष या साल्वेशन की तरफ जाता है, तो ये जन्म जन्म की प्रक्रिया है, एक जन्म में होने वाली नहीं है। कुछ ही ऐसे भाग्यवान जीव होते हैं कि जिनको एक ही जन्म में मोक्ष, मुक्ति या जिसे हम साल्वेशन कहेंगे उसको वो प्राप्त करता है। ठीक है, आगे जाते हैं। मन, इंद्रिया, प्राण, अपान वायु, देन प्रेरणा दैट इज स्टिमुलेशन, धारण दैट इज नो सस्टेनेंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स, यानी उनको क्या करना, निग्रह करना, नियंत्रित करना, इस पद्धति से निग्रह करना हम कह सकते हैं। धारण यानी उसको रोके रखना। आकृति यानी द पर्टिकुलर शेप ऑफ द बॉडी। स्वर यानी हमारी आवाज। वर्ण तो शरीर का वर्ण जो है, श्वेत है, श्याम है, कृष्ण है, अवदात है, श्याम अवदात है इत्यादि। देन आगे बताया है सुख दैट इज द हैप्पीनेस और कंटेनमेंट, दुख दैट इज सॉरो। तो इसको इंडिकेट करने के लिए मैंने चित्र लिए है, स्माइली, स्माइली फेस वाली स्माइली और अनहैप्पी फेस वाली स्माइल। तो सुख दुख यह भी भाव जो है वो आत्मज है। इच्छा दैट इज डिजायर, द्वेष हेट, चेतना दैट इज कॉन्शियसनेस, धृति दैट इज fortitude, बुद्धि, इंटेलेक्ट, स्मृति, मेमोरी, then ahankara that is self concept, then that is the prayatna, that is the effort. So all those important features are derived from the atma. Okay, that's why they are called as atmaj bhav. तो हमारा वर्ण जो है, देह की आकृति जो है, देखिए ये स्थूल भाव है, फिर भी वो आत्मा से हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ बहुत बड़ी चीज चरकाचार्य हमें समझाते हैं। आगे देखते हैं सुश्रुताचार्य जी क्या कहते हैं। इंद्रियाणि ज्ञान विज्ञानम आयु सुख दुख आदिकम। तो आदि में सब आ गया, ये सब आत्मज है। ठीक है, इंद्रिया तो ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन सभी आ गया इसमें, उभयात्मक मन। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान दैट इज द जनरल नॉलेज एंड विज्ञान इज अ स्पेशल और डीप नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आयु दैट इज द लाइफ स्पैन, सुख दुख इत्यादि में ये सभी आ गए, जो इच्छा, द्वेष, चेतना, धृति इत्यादि। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चौथा भाव है सात्मज भाव। तो सात्मज भाव में आरोग्य यानी हेल्थ, यानी अनालस्य यानी आलस्य नहीं होना, यानी उत्साह होना, एक्टिवनेस होना, ये जो भाव है वो सात्मज है। साथ में हमें पता है, उसको हम देखेंगे, लिस्ट पहले कंप्लीट करते हैं। अलोलुपत्वम, अलोलुपत्व क्या है? फ्रीडम फ्रॉम द ग्रीड। तो लौल्य किसी भी चीज का नहीं है, खाने पीने का या वस्तु का, कपड़ों का। ठीक है, तो वह सात्म्य भाव है अलोलुपत्व। यानी तृप्ति। सेविले अनंत तैसेची राहावे चित्ती हसु द्यावे समाधान। मराठी के जो हमारे विद्यार्थी है उनको ये समझ में आएगा कि वट एवर you have now, you should be grateful about it to the God, that at least you have those things. Okay, so that is alulupatva, means इच्छा, आकांक्षा, greediness बिल्कुल न होना। इंद्रिय प्रसाद, that is इंद्रियों का पोषण होना, नरिशमेंट। स्वर संपत, वर्ण संपत, बीज संपत। तो गुड क्वालिटी ऑफ वॉइस, गुड काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्शन और गुड क्वालिटी ऑफ स्त्री बीज या पुरुष बीज, जिस भी योनि में आपने स्त्री शरीर में जन्म लिया है या पुरुष शरीर है, तो उसके अनुसार वह बीज अच्छे क्वालिटी का होना, यह सात्म्य भाव है। और आगे है सबसे प्रहर्ष भूयस्त्वम। तो ये क्या है? तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थों की मनुष्य जो है कामना करता है या उसी के लिए प्रयत्नशील रहता है, तो उसमें से काम नामक जो पुरुषार्थ है, ठीक है, तो उसको वह अच्छे प्रकार से प्राप्त करना या होना, यह सात्म्य भाव है। सुश्रुताचार्य जी बताते हैं वीर्यम दैट इज द पोटेंसी,
आरोग्य पहले चरकाचार्य बता चुके हैं। बल दैट इज स्ट्रेंथ, वर्ण कलर, मेधा दैट इज द विजडम, दीज आर फ्रॉम सात्म्य। अब यहाँ पे सात्मज भाव जो है वो किस प्रकार से हमने जानना चाहिए। तो सात्म्य यानी मराठी में सवयीचे, अंग्रेजी में हैबिचुअल। ओके, तो सात्म्यम नाम तद यद आत्मनि उपशेते। चरक विमानस्थान प्रथम अध्याय में इसका विस्तार से वर्णन सात्म्य का आया है। यानी अभ्यास, सतत अगर कोई चीज हम करते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाला भाव जो है वह है सात्म्यज भाव। ठीक है, तो उसको हम पहले जानेंगे। तो ये यानी अडेप्टेबल चीजें है, तो ये उसी से प्राप्त होती है, अभ्यास से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसीलिए उसको सात्म्यज भाव कहा है। आगे जाते हैं, पांचवा भाव रसज भाव। तो रसज भावों में चरकाचार्य बताते हैं शरीरस्य अभिनिवृत्ति ही, यानी क्या, वो शरीर का जो विकास होता है, मैनिफेस्टेशन ऑफ बॉडी, दैट इज ड्यू टू रसज, यानी रस धातु से ही उसका पोषण होता है। इसलिए गर्भ की अभिवृद्धि, देखिए मैनिफेस्टेशन is different and the growth is different. Okay, so manifestation is a thing about generation, निर्मिति की, उत्पत्ति की स्थिति है, और ग्रोथ, अभिवृद्धि जो है वो डेवलपमेंट की वस्तु है, या अभिवृद्धि डेवलपमेंट को, ग्रोथ को दर्शाता है। उसके बाद बताया है प्राणानुबंध। ठीक है, प्राणानुबंध क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। देखिए इसीलिए उन्होंने कहा है कि समुदाय इन 6 भावों का आवश्यक है। निश्चित है हमें आयु या स्पैन ऑफ लाइफ जो प्राप्त होता है वो आत्मज भाव है, लेकिन उसको सस्टेन रखने के लिए रस की आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पे प्राण नहीं कहा है, प्राणानुबंध, दैट इज द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। उसके बाद में तृप्ति, दैट इज सेटिस्फैक्शन, पुष्टि, दैट इज a good kind of satisfactory kind of nourishment. Okay, utsaha, that is the enthusiasm. Those all are due to, that is of rasaj bhava, यानी पोषण से उत्पन्न होने वाले भाव। सुश्रुताचार्य बताते हैं शरीर उपचयो बलम वर्णाः स्थिति हानिश्च रसजानि। स्थिति यानी एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी, हानि यानी डिस्ट्रक्शन, वो मृत्यु भी हो सकती है, अंतिम अवस्था। तो ये सभी जो है वो रसज भाव है। वहां पे उपचय, अभिवृद्धि की जगह वो शब्द प्रयोग सुश्रुताचार्य करते हैं उपचय। उपचय यानी पोषण ही है। छठा गर्भोत्पादक भाव है सत्वज भाव। तो उसकी लिस्ट हम देखते हैं, भक्ति, शील, शौच, द्वेष, स्मृति, मोह, त्याग। ओके, देन मात्सर्य, शौर्य, भय, क्रोध, तंद्रा, उत्साह, तैक्ष्ण्य, मार्दव, गंभीर्यम, अनवस्थितत्वम इति एवं आदयाः, यानी एटसेट्रा। यहाँ पे एटसेट्रा शब्द, इत्यादि शब्द आया है। देखिए ये मानस भाव है। सत्व शब्द से हमने मन को जानना है, मन की शुद्ध स्थिति। ठीक है, तो रजतम का बिल्कुल लेश न होना, उस स्थिति को सत्व, उस मन को सत्व अवस्था या सत्व कहा जाता है। तो वो क्या है, भक्ति। तो भक्ति शब्द से हम यहाँ पे ईश्वर की भक्ति भी ले सकते हैं, और डिजायर यानी इच्छा, आकांक्षा, प्राप्तुम इच्छा, ऐसे भी लेते। शील, दैट इज द कंडक्ट, चरित्र हमारा। ठीक है, शौच यानी आंतरिक और बाह्य स्वच्छता। द्वेष, तो इसको समझाने की आवश्यकता नहीं, स्मृति है, मोह है, त्याग, दैट इज डिटैचमेंट। मात्सर्य, एनवीनेस। ठीक है, शौर्य, शौर्य क्या है, करेज। भय, फियर, क्रोध पता है। तंद्रा इज ड्राउजीनेस। उत्साह, इंथुजियाज्म। तीक्ष्ण, दैट इज शार्पनेस ऑफ द नेचर। ओके, व्यक्ति कुछ शार्प रहते हैं, बिल्कुल कुछ बारीक चीजें भी वो जो है उनसे नहीं छूटती, दैट इज शार्पनेस। मार्दव, दैट इज सॉफ्टनेस,
और गंभीरता, गंभीरता इज स्पेशली अबाउट द प्रोफाउंडिटी। देन अनवस्थितत्व, दैट इज इंस्टेबिलिटी। तो ये जो कई कुछ चंचलता, अनवस्थितत्व क्या है? चंचलता। ये सभी मानसिक भाव है या मन से उत्पन्न होने वाले भाव है। इस पद्धति से हमने टोटल 6 भाव जो है वो गर्भोत्पादक भाव के तौर पे जाने। इसके आगे हम देखेंगे गर्भ वृद्धिकर भाव। तो गर्भ वृद्धिकर भाव के बारे में हमने जाना है। सबसे पहले वृद्धि शब्द का, वृद्धि कर इस शब्द का अर्थ हम जानेंगे। वृद्धि यानी डेवलपमेंट, इस पद्धति से ग्रोथ एक्चुअली शब्दशः अगर लेंगे शब्दार्थ तो उसका अर्थ होता है ग्रोथ। कर यानी ग्रोथ उत्पन्न करने वाले, निर्माण करने वाले या उसको बढ़ाने वाले, सहायक, इस सभी पद्धति से उसका अर्थ ले सकते हैं। इसलिए वृद्धि कर शब्द से हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनको लेना है। ठीक है, ग्रोथ यानी क्या है? सिर्फ वृद्धि होगी तो केवल हमें गर्भ का वजन बढ़ गया मतलब सब चीजें उसमें आ गई नहीं है। तो उस स्थिति में पहले मास में क्या होना चाहिए, दूसरे में क्या होना चाहिए, चौथे में क्या होना चाहिए, इस पद्धति से 90 महीने तक क्या क्या उसमें एक सिंक्रोनाइज पद्धति से ग्रोथ होनी चाहिए, उसे डेवलपमेंट कहते हैं। तो चरकाचार्य बताते हैं मात्रादीनाम खलु गर्भकरानाम भावानाम संपदाः तथा वृत्तस्य। सबसे पहले वो बताते हैं ये संपद यानी अच्छे भाव होने चाहिए। दिस फैक्टर्स और दिस एलिमेंट्स आर एज फॉलोज सच एज, सबसे पहले उन्होंने बताया वृत्तस्य सौष्ठवात् मातृताः, यानी सॉरी, जो माता के भाव है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया भावानाम संपदाः। तो यहां से शुरू होते हैं, न कि वृत्त से सौष्ठवात्। पहला भाव है भावानाम संपदाः। तो अनेक वचन है जो हमने पहले 6 भाव देखे, मात्रज, पितृज, आत्मज, सात्म्यज, रसज और सत्वज। इन 6 भाव जो है वो संपत यानी एक्सलेंस, बिल्कुल चरम उत्तम अवस्था में इनका होना, यह पहली वृद्धिकर भाव के लिए आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि उत्पादन होगा, उत्पादक भाव होंगे तभी तो उसकी वृद्धि होगी। इसलिए उत्पादक भाव पहले घटक बना दिया। 6 गर्भोत्पादक भाव अच्छे उनके स्वरूप में होना। तो ये हो गया पहला घटक गर्भवृद्धि कर। दूसरा घटक बताया है वृत्तस्य सौष्ठवात् मातृताः, यानी वृत्त यानी आचरण। तो माता का ऐसा आचरण होना चाहिए जो गर्भिणी के लिए जो आचरण बताया है, डूज एंड डोंट्स बताए हैं आयुर्वेद ग्रंथों में, उनको वह अगर फॉलो कर रही है माता तो अच्छे पद्धति से, तो वह गर्भवृद्धि कर भाव होता है। और यहाँ पे इन शॉर्टली ट्रांसलेशन में आप देख सकते हैं प्रॉपर एंड होलसेम रेजिम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो रेजिम क्या है? चर्या, गर्भिणी चर्या जो बताई है, परिचर्या जो बताई है, उस पद्धति की उसने करना। तो ये दूसरा गर्भवृद्धि कर भाव है। तीसरा है उपस्नेह, उपस्नेह उपस्वेदाभ्याम। तो उपस्नेह और उपस्वेद ये जो है वो प्रक्रिया है जिससे गर्भ को पोषण मिलता है, उपस्नेहन से और उपस्वेदन से। इसको और कुछ श्लोकों के द्वारा हम आगे समझने वाले हैं, तब देखेंगे। चौथा भाव है काल परिणामत, यानी प्रॉपर टाइम। तो गर्भ वृद्धि कब होगी? अगर उचित समय पे उसका पालन पोषण उचित काल से हो रहा है, यानी किस काल को उसको क्या आहार विहार लेना चाहिए। जैसे अष्टमे अस्थिरी भवती ओजाहा, ऐसे देखा है हमने। तो सॉरी, सप्तमे अस्थिरी भवती ओजाहा। तो इस पद्धति से हमने उसका काल जो है उसके अनुसार उसकी केयर करनी चाहिए। तो ये गर्भवृद्धि कर भाव है, यानी टाइम फैक्टर को कंसिडर करना। उसके बाद पांचवा होता है स्वभाव।
स्वभाव संसिद्धाः च कुक्षौ वृद्धिं प्राप्नोति। स्वभाव यानी ये देवदत्त या नैसर्गिक या प्राकृत ऐसी स्थिति है, या स्वभाव को अगर कहेंगे हम, वह वैसे होता है, वह स्वभाव है। जैसा पानी ऊपर से नीचे बहता है, कांटे जो है वो चुभते ही है, फूल जो है वो गंध देता ही है, ये स्वभाव है। वैसे ही गर्भ की वृद्धि होना, वृद्धि करना अपने आप उसका स्वभाव है, नेचुरल टेंडेंसी है। तो ये पांचवा भाव है। तो इन पांचों भावों को आपने स्पष्ट करने की आवश्यकता है, तभी उसको गर्भ वृद्धि कर भाव कहेंगे। तो उससे पहले की जो हमने मातृज पितृज है वो डिटेल में देखे हैं, ठीक है। तो उसके आगे के भाव देखेंगे। परिचर्या भी जो है, गर्भिणी परिचर्या, वो स्त्री रोग प्रसूति विज्ञान विषय में बहुत विस्तार से आती है। तीसरे वर्ष में आप उसका बहुत अच्छे से अध्ययन करने वाले हो। उपस्नेह उपस्वेदन जो है वो आपने थोड़ा समझने की आवश्यकता है, उसको देखेंगे। तो उपस्नेह क्या है? धातु निस्संद संबंधाः, चक्रपाणि दत्त जी बताते हैं आयुर्वेद दीपिका टीका में। तो उपस्नेह को वह ट्रांसुडेशन कहते हैं। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि धातु जो है वह उसको पोषण प्राप्त होता है, वह उपस्नेह पद्धति से होता है, which means that the धातु get their nourishment through the process of transudation। तो ठीक है, उपस्नेह यानी क्या है? वो अपने धातुओं से वो स्नेह प्राप्त करता है, यानी स्निग्धता प्राप्त करता है, और स्निग्धता जो है वो पोषण के लिए जरूरी है। तो इतना सिंपल से हम समझेंगे। आगे जाते हैं, दूसरी प्रक्रिया है उपस्वेद। उपस्वेदाः, ये बहुत समझने की बात है। शरीरस्य ऊष्मणा, चक्रपाणि दत्त समझा रहे हैं, परम गर्भस्य स्वेदनम उपस्वेदस्य गर्भवृद्धि करो भवति एव यथा अंडजानाम। यहाँ पे भी बहुत अच्छी उपमा दी है चक्रपाणि दत्त साहब ने। वो बताते हैं, पक्षे है उपस्वेदनम वृद्धिकरम दृष्टम। उपमा पहले हम देखेंगे तो अच्छा विषय समझ में आएगा। जैसे how egg gets its nourishment by the conduction in the process of hatching of the egg। यानी पक्षी जो है, वो पक्षिणी या पक्षी अंडों के ऊपर बैठता है, उनको सेकता है, ठीक है, और फिर उस सेकने की प्रक्रिया है, यानी उसका स्वेदन करता है, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करता है, और उसी से, उस स्वेदन प्रक्रिया से ही उन अंडों को पोषण मिलता है और उनकी वृद्धि होती है, और वह अंडा विकसित होता है एक बर्ड के हैचिंग में, यानी वो अंडे में से जन्म लेता है उस पक्षी का बच्चा, ठीक है, चूजा जिसे कहते हैं। तो उसी प्रकार से, यानी आपको लगेगा स्वेदन कैसे भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इसलिए मैंने पहले उदाहरण बता दिया जो मेरा खुद का नहीं है, चक्रपाणि दत्त जी बता रहे हैं। तो वह बताते हैं, ड्यू टू स्पेशली शारीरोष्मा ऑफ मदर द गर्भ अंडरगो स्वेदन एंड दिस शरीरोष्मा, ये आप समझ रहे हैं ना, शरीरोष्मा यानी शरीरस्य उष्मना, शरीर की उष्णता जो पित्त का गुणधर्म है। गर्भ अंडरगो स्वेदन, तो गर्भ का वहां पे स्वेदन होता है, क्योंकि कुक्षी में है वो, वैसे भी बहुत अंदर है। एंड दिस स्वेदना विल हेल्प इन द नरिशमेंट ऑफ गर्भ। और इस प्रोसेस को वो डिटेल में न जाते हुए सिर्फ ऐसे बताते हैं कि जिस प्रकार पक्षिणी जो है वो पंखों के नीचे, शरीर के नीचे उस अंडों को रखती है, और उसके स्वेदन के माध्यम से ही उन अंडों का विकास जो है वो चूजे के रूप में होता है। तो उसी प्रकार से गर्भ जो है उपस्वेदन न्याय से उसका पोषण होता है। तो उपस्नेहन और उपस्वेदन ये दो न्याय है जिनके द्वारा गर्भ के पोषण होते हैं। जैसे हम वयस्क लोगों में हम बताते हैं केदार कुल्या न्याय, क्षीर दधि न्याय, खले कपोत न्याय, उसी पद्धति से ये उपस्नेहन और उपस्वेदन न्याय भी है। कोई
किसी वक्त पूछा गया है, मुझे जैसे याद है, इन न्यायों को पूछा गया है, उपस्नेहन न्याय, और स्टूडेंट्स जो है वो गड़बड़ाते हैं ये कहाँ पे आया है। तो यह गर्भ विकास जो बताया है, तो उसके लिए है, गर्भ वृद्धि कर भावों में से एक है, उसको स्पष्ट करने के लिए उपस्नेहन और उपस्वेदन न्याय बताया है। आगे देखते हैं, सुश्रुताचार्य जी कहते हैं, गर्भस्तु खलु रस निमित्ताः मरुत आध्वा निमित्ता च परिवृद्धि भवति। देखिए वो यहाँ पे रस धातु को मुख्यतः नरिशमेंट के लिए, पोषण के लिए, अभिवृद्धि के लिए बताते हैं कारण, और आगे बताते हैं मारुत आत्मा यानी इन्फ्लेमेशन बाय वायु। आपको पता है गर्भनाभि नाड़ी से जो है फीटस को, गर्भ को पोषण मिलता रहता है, और गर्भ के अम्बिलिकस में या नाभि के यहाँ कौन सा रहता है, अग्नि रहता है। महाभूतों का हमने जो रोल देखा था वहां, उस वक्त हमने ये श्लोक देखा है, वर्णन देखा है, और वहां पे वायु जो है उस अग्नि को प्रज्वलित रखता है प्रधमन करके यानी फूंक के। तो यहाँ पे अधमन यह जो शब्द आया है वह इन्फ्लेशन यानी फूंकना। तो वायु जो है अग्नि सखा है, इसलिए रस धातु और मारुत यानी वात दोष का यहाँ पे रोल बताया है गर्भ की वृद्धि के लिए। सो इन टोटल वी कैन से दैट संपत यानी गुणवत्त, गुणवत्तापूर्ण गर्भोत्पादक भाव, 6 भाव जो है मातृज, पितृज इत्यादि, और वृत्त सौष्ठव ऑफ मदर, दैट इज माता का अच्छा आहार विहार जो आयुर्वेदोक्त पद्धति से बताया गया है वो करना, उपस्नेहन और उपस्वेदन न्याय से, मारुतात्मान रस धातु से, देन आगे काल परिणाम और स्वभाव, ये दो देखना आवश्यक है। वो हमने यहाँ पे समझे नहीं, लेकिन वो 9 महीने तक गर्भ का पोषण होता है, पहले मास में क्या वृद्धि होती है, मासानुमासिक वृद्धि में हमने देखा है, तो उसको काल परिणाम हमने समझना चाहिए। और स्वभाव, ये निसर्ग की वृद्धि होती, वृद्धि होना यह एक स्वभाव है, नेचुरल टेंडेंसी है इस पद्धति से। तो ये श्लोक जो है वो हम पहले देख चुके हैं, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा हम प्रकाश नहीं डालेंगे। जब हमने पंचमहाभूतों का गर्भ की वृद्धि में या गर्भ विकास में क्या रोल होता है, ये जो हमने दूसरे लेक्चर में देखा था, उसको यहाँ पे स्पष्ट किया है। तम चेतनावस्थितम वायुर्विभजति, जो प्रक्रिया है पंचमहाभूतों का रोल, वह बताया है। और वहां पे ये जो पंचमहाभूत है, यहाँ पे ये टॉपिक दोबारा क्यों आया है कि पंचमहाभूतों का भी गर्भ की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, वृद्धि में अपना महत्व है। ठीक है, द्वितीय मास का जो सुश्रुताचार्य जी मासानुमासिक वृद्धि में वर्णन करते हैं, वहां पे ये जो शब्द आया है, अभिप्रपंचमानानाम महाभूतानाम संघातो घनाः संजायते, तो वहां पे वो स्पष्ट बताते हैं विशेषतः शीत यानी आप महाभूत, उष्मा यानी अग्नि महाभूत, और अनिल यानी वायु महाभूत का विशेष यहाँ पे रोल होता है गर्भ को घन बनाने के लिए, उसको स्थिर बनाने के लिए, उसको गुरुत्व प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और जो मैंने अभी आपको बताया कि मारुत जो है, वायु जो है वो अग्नि सखा है, तो वह भी गर्भस्थु खलु रसव निमित्ता, ये जो श्लोक है वहां पे हमने देखा। तो यहाँ पे चित्र दिया है, उसको आप समझ सकते हैं कि अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए वो जो हॉलो बंबू की स्टिक होती है, तो फुंकनी मराठीत ज्याला म्हणतात, तो वो ब्लोअर से वह आदमी ब्लो कर रहा है, उसी पद्धति से मारुत जो है वह नाभि स्थित गर्भ के जो अग्नि है उसको प्रज्वलित रखता है, और रस धातु से गर्भ को पोषण होता है। इसलिए रस धातु और मारुत यानी वात दोष या वायु महाभूत हम कहेंगे, इसका रोल गर्भ वृद्धि में बहुत महत्वपूर्ण है। आगे जाते हैं गर्भ पोषण। तो हमने देखा गर्भोत्पादक भाव, उसके बाद हमने देखा गर्भ वृद्धि कर भाव। ठीक है, अभी हम देखने जा रहे हैं गर्भ पोषण। तो गर्भ पोषण में विशेषतः जो विचार होगा वह अपरा और गर्भनाभि नाड़ी, इन दो विशिष्ट अवयवों का विचार यहाँ पे हम करेंगे। तो वह गर्भ पोषण
उनके द्वारा होता है, अपरा के द्वारा यानी प्लेसेंटा, उसका ट्रांसलेशन हम करेंगे, और गर्भनाभि नाड़ी यानी अम्बिलिकल कॉर्ड। तो उसको आयुर्वेद के आचार्य कैसे समझाते हैं वह हम जानेंगे। तो सुश्रुताचार्य कहते हैं, मातुस्तु खलु रसवहायाम नाड्याम गर्भनाभि नाड़ी प्रतिबद्धा इत्यादि। तो वहां पे भी देखिए, वह उपस्नेहेन अस्य अभिवृद्धि भवति, यहाँ पे उपस्नेह से उसकी अभिवृद्धि होती है। मातु आहार रस वीर्यम अभिवहति, यानी गर्भनाभि के नाड़ी के द्वारा, अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा माता का आहार रस वीर्य यानी न्यूट्रिएंट्स जो है उसका वहन होता है, और उसके द्वारा गर्भ का अभिवृद्धि भवति, ऐसे बताया है। तो देखते हैं, तो ये जो रसवह नाड़ी है, तो माता की रसवाह नाड़ी जो है वो कनेक्ट रहती है या जुड़ी रहती है किससे? बालक के गर्भनाभि नाड़ी से या नाभि नाड़ी से, यानी अम्बिलिकल कॉर्ड से। और उसके द्वारा वो जो स्रोतस बनता है या कनेक्शन बनता है, उसके द्वारा वीर्य यानी पोटेंसी, उसका ट्रांसलेशन बताया है, लेकिन मैं उसको न्यूट्रिएंट्स कर सके, जो भी पोषक भाव है, तो वह माता का आहार रस के द्वारा वहां तक पहुंचते हैं। और इसी को उपस्नेहन को ट्रांसलेशन अंग्रेजी में किया है ट्रांसुडेशन। तो यह जो उपस्नेहन है रस और वीर्य का, वह गर्भ के विकास के लिए कारण है। आगे बताते हैं, असंजातांग प्रत्यंग प्रविभाग आनिशिका प्रभृति सर्वशरीर इत्यादि। तो फ्रॉम द टाइम ऑफ डिपोजिशन ऑफ शुक्र इनटू द योनि, दैट मीन्स शुक्र शोणित संयोग के पहले भी, सबसे पहले जो है वो इंसेमिनेशन होता है सीमेन का जेनाइटल ट्रैक में फीमेल के, वहां पे clear differentiation and development of all the major and minor body part, Garba derives its nourishment and survive by the way of upasneha from rasavah dhamani, which are spread all over the body. तो निषेकात प्रभृति, तो यहाँ से यानी वो जो पहला सीमेन इजैकुलेशन या इंसेमिनेशन होता है स्त्री विशिष्ट अवयव में, वहां से उसकी पोषण की जो जिम्मेवारी है वह रस धातु के ऊपर होती है, और रसवह धमनी के द्वारा वहां पे वो सीमेन के कुछ न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, इंग्रेडिएंट्स, तो वो स्पर्म को प्राप्त होते हैं, वहां से वो ट्रैवल करता हुआ फैलोपियन ट्यूब्स तक जाता है। और फिर हमने गर्भपोषण यानी मासानुवासिक वृद्धि से पहले वहां पे दिखा है उसका प्रवास। तो वह आके फिर एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होता है, और वहां भी एंडोमेट्रियम को जो नरिशमेंट मिलता है वह रसवह धमनी के ही द्वारा मिलता है। इस पद्धति को हम समझे, इसको कोरिलेट करें जो हमने वर्णन वहां पे देखा है। तो ये गर्भनाभि नाड़ी और प्लेसेंटा, अपरा जिसे संस्कृत में कहते हैं, आयुर्वेद के ग्रंथों में ये शब्द आया है, तो अपरा है ये, और अपरा से ही अम्बिलिकल कॉर्ड या गर्भनाभि नाड़ी गर्भ के नाभि से संबंधित होती है, ठीक है, या कनेक्टेड होती है, जिसके द्वारा नरिशमेंट जो है वो उस गर्भ को प्राप्त होता रहता है। तो चरक शारीर स्थान छठे अध्याय में थोड़ा सा विस्तार से ये गद्यमय श्लोक है, तो यहाँ पे उसको हम देखेंगे। व्यपगत पिपासा बुभुक्षितस्तु खलु गर्भाः परतंत्र वृत्ति मातरम आश्रित्य वर्तयति उपस्नेह उपस्वेदाभ्याम गर्भाशये सत असत भावात अंगावयवाः। सत यानी जो व्यक्त हुए भाव है, अंगावयव है, असत यानी जो अव्यक्त है अभी अंगावयव, इन सभी का पोषण जो है वो उपस्नेह और उपस्वेद से होता है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे वो बताए, व्यपगत गर्भ जो है वो पिपासा यानी थर्स्ट या प्यास, बुभुक्षा यानी भूख, वह गर्भ जो है इट इज फ्री फ्रॉम द थर्स्ट एंड हंगर, एंड इट इज डिपेंडेंट, वो परतंत्र है, वो परजीवी है माता के ऊपर, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट अपॉन द मदर फॉर ऑल इट्स एक्टिविटी एंड नरिशमेंट, आश्रित्य वर्तयति, तो वो संपूर्णतः आश्रित है माता के ऊपर। इट ड्राइव्स इट्स नरिशमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ उपस्नेह एंड उपस्वेद until
the clear differentiation of body parts. After the clear differentiation of body parts and development of Nabhi Nadi, it gets its nourishment by the process of Upasneha through Romakupa, that is the holes in the hair follicles and Nabhi Nadi. जब आप आधुनिक शास्त्र का या मॉडर्न साइंस के दृष्टि से आप वर्णन देखोगे तो गर्भ के स्किन के द्वारा उपस्नेहन कैसे होता है यह आप उस फिजियोलॉजी वहां की देख के समझ सकते हो। ठीक है, विस्तार भय से हम उसके और नहीं जाएंगे और प्रथम वर्ष को आपको अपेक्षित भी नहीं है। आगे जाते हैं तो umbilicus, that is the navi of fetus, is connected with nadi, that is the हृदय। ओके, तो ये जो है नाड़ी यानी गर्भनाभि नाड़ी जो है वो अपरा से कनेक्टेड है और अपरा जो है वो माता के हृदय से कनेक्टेड है। ठीक है, तो कंप्लीटली अम्बिलिकल कॉर्ड में अम्बिलिकल आर्टरी रहती है, अम्बिलिकल वेन रहती है और ये हम एक चित्र उसके बारे में देखने वाले हैं, उसको और वहां अच्छी तरीके से समझेंगे। और फिर माता के हृदय में जो रस धातु, रस रक्त संवहन एकत्रित होता है, इसलिए यहाँ पे रस का केवल उल्लेख है, वह अपरा तक पहुंचता है और अपरा से वो स्यंदमान शिरा यानी पल्सेटिंग वेसल्स के द्वारा वह जो है वो गर्भ को बल यानी स्ट्रेंथ, वर्ण यानी कॉम्प्लेक्शन एंड ऑल द 6 रसा दैट इज मधुराम्ल लवण इत्यादि वह उससे गर्भ को प्राप्त होते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड से। ठीक है, द रसा ऑफ द मदर सर्व 3 पर्पसेस। ये रस धातु जो है माता का वो 3 प्रकार से उसके कार्य चलते रहते हैं। तो 3 कैटेगरीज में माता का जो रस धातु है उसके कार्य यहाँ पे बताए हैं। तो यहाँ पे चरकाचार्य जी इसको स्पष्ट करते हैं, त्रिधा रसाः प्रतिपद्यते। तो त्रिधा परिणमन बताते हैं, रस धातु के 3 कार्य होते हैं माता के गर्भिणी के शरीर में, ऐसे कहना चाहिए हमने, क्योंकि वो अभी माता नहीं है, वो आगे जाके प्रसव के बाद उसको माता कहेंगे। स्व शरीर पुष्टये यानी स्व शरीर का पोषण करना, ये पहला कार्य है। उस स्वतः के स्त्री के शरीर का पोषण करना। स्तन्याय यानी ब्रेस्ट के डेवलपमेंट्स और द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ओके, ये स्तन्य निर्मिति जो है, स्तन की पुष्टि और स्तन्य की निर्मिति उसमें, यह दूसरा कार्य है रस धातु का। और तीसरा गर्भवृद्धे च मतलब एंड गर्भवृद्धि यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। स तेन आहारेण अपष्टब्दाः परतंत्र वृत्ति मातुरम आश्रित्य वर्तयन्ति अंतर्गता। Thus the garbha is being dependent on mother and supported by the ahara provided by mother lives inside. तो इसी पद्धति से परतंत्र वृत्ति और मातु आश्रित्य वृत्ति जो है गर्भ की बताई है। तो ऐसे भी ऐसे क्यों पूछा जा सकता है, गर्भ का परतंत्रत्व या गर्भ का परजीवित्व इस पद्धति से पूछा जा सकता है। तो उसमें आपको गर्भ पोषण ही वर्णन करना है। तो ठीक है, आगे अपरा की ओर जाते हैं। समय की मर्यादा देखते हुए इसको हम आगे की ओर लेंगे, अपरा का कम से कम वर्णन देखेंगे और गर्भनाभि नाड़ी तक अगर देखने का प्रयास कर सकते हैं आज के लेक्चर में। तो यहाँ पे अपरा का जो व्याख्या है वो ग्रंथ में बताई है चक्रपाणी दत्त जी ने। अपरा गर्भस्य नाभि नाड़ी प्रतिबद्धा अमरा इति लोके ख्याताः। ख्याताः यानी वो इस नाम से जानी जाती है, प्रसिद्ध है। तो अपरा नाम से वह जाती है। अमरा जो है यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, अपरा इति लोके ख्याता। तो ये क्या है, यह गर्भ को और माता को कनेक्ट करने वाली जो रचनात्मक भाव पदार्थ है उसको अपरा कहते हैं। तो अपरा निर्मिति कब होती है, प्लेसेंटा, उसको सुश्रुताचार्य ने स्पष्ट बताया है। गृहीत गर्भाणाम आर्तववहानाम स्रोतसाम वर्तमानी अवरुध्यन्ते गर्भेन। तो क्या हो जाता है, जब प्रेगनेंसी कंसेप्शन हो जाता है तो उस स्त्री में, गर्भिणी में जो मुख है स्रोतस का विशेषतः, वो आर्तव के वहन जिसके द्वारा होता है, योनि मुख के द्वारा,
वह ब्लॉक यानी अवरुद्ध हो जाता है और इसलिए वह आर्तव जो है वह दर्शन नहीं होता, यानी मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है गर्भिणी में। और यही आर्तव जो है ऑब्स्ट्रक्ट यानी अवरुद्ध जो है वह नीचे की ओर न बहता हुआ वो ऊपर की ओर जाता है। देखिए ये शब्दशः वर्णन आप ना देखिए, इसका भावार्थ आप समझे। और इट हेल्प्स द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अपरा, और उसी से अपरा की प्लेसेंटा की निर्मित होती है। द रिमेनिंग पोर्शन मूव्स फर्दर अपवर्ड्स, यानी अपरा का निर्माण के बाद उसके जो और आर्तव है वह स्तनों की ओर जाता है और स्तनों का पोषण करता है। Thus the pregnant woman will have engorged and elevated breast, और इसी के लिए इसी कारणवश गर्भिणी स्त्री के स्तन जो है वह आकार में बड़े और पुष्ट दिखाई देते हैं। तो बेसिकली प्लासेंटा का फंक्शन आज देखते हैं मॉडर्न साइंस की दृष्टि से। फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा आर ऑफ 5 काइंड्स। ओके, आपको अपरा या गर्भनाड़ी, अपरा और गर्भनाभि नाड़ी एकत्रित पूछा जा सकता है। तो ये फंक्शंस मुख्यतः आप जाने यहाँ पे, तो इसलिए मैंने ये स्लाइड ली है, क्योंकि आपको जब भी वर्णन करना होगा वो रचना शारीर विषय में है, तो केवल आयुर्वेद के ग्रंथों का वर्णन आपको पर्याप्त जो है वो मार्क्स नहीं दे पाएगा। आपको आधुनिक दृष्टिया भी जो है वर्णन जहां जहां आवश्यक है वो करना जरूरी हो जाता है। ओके, तो functions of the placenta are of 5 kinds. First function, it acts like a respiratory function. तो अपरा जो है वो लंग्स के जैसा कार्य करती है। दूसरा एक्सक्रेशन यानी वो किडनी फंक्शन के जैसा कार्य करती है। तीसरा न्यूट्रिशन यानी वो आहार जब हम लेते हैं और उससे शरीर का पोषण होता है, उसी पद्धति से वो पोषण का भी कार्य अपरा करती है। चौथा इम्यूनिटी, व्याधि प्रतिकार शक्ति बढ़ाने का कार्य करती है। और पांचवा इंडोक्राइन सिस्टम जो है वह वो कार्य करती है उसके जैसा। इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी फंक्शन जो लंग का फंक्शन है वो अपरा कैसे कार्य करती है। देखिए अपरा में क्या स्थिति होती है, अपरा जो कनेक्टेड होती है वो माता के हृदय से जो वाहिनी आती है उसके संबंधित कनेक्टेड होती है। और यहाँ पे आप जिसको ये छोटे छोटे पुल दिख रहे हैं ब्रांचेस जैसे, यहाँ पे फुल ऑफ ब्लड जो है माता का रक्त धातु जो है वो संचित होता है। ठीक है, छोटे छोटे पुल या हम इसको कहेंगे पॉकेट्स। ओके, उसमें फुल ऑफ ब्लड रहता है जिसमें नरिशमेंट भी रहेगा माता की ओर से आया हुआ, वो यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, और ये जो ब्रांचेस है इन ब्रांचेस से वह आगे जाते हैं गर्भ की तरफ अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पुल है उसमें रक्त रहेगा, ब्लड रहेगा माता का, वहां से वो आगे जाएगा। तो रेस्पिरेटरी फंक्शन कैसे होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो माता के रक्त से आया हुआ अपरा से है वह बालक की ओर जाता है गर्भनाभि नाड़ी या अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा। तो ये एडल्ट यानी माता का जो HB है, हीमोग्लोबिन है, उसके कंपैरेटिवली बालक का रक्त में एफिनिटी जो है ऑक्सीजन के लिए वो ज्यादा रहती है, इसीलिए वह ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा प्रवाहित होता है। ओके, और इसीलिए आप अगर देखें तो फीटस का रक्त ब्लड सैंपल जो है वो ज्यादा स्टिकी रहता है, और उसी के द्वारा जो अम्बिलिकल वेन रहती है उसी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह बाहर निकलता है गर्भ के शरीर से, और वह जाता है यहाँ पे फिर मिक्स होता है मातु के या माता के रक्त में, और वहीं से फिर वो माता की और सिस्टम में से उसकी लंग्स की ओर जाता है। तो ये फंक्शन हो गया अपरा का लंग्स के तरह, या रेस्पिरेटरी फंक्शन भी हम इसको कहेंगे। तो आगे जाते हैं, दूसरा फंक्शन है एक्सक्रेशन यानी किडनी फंक्शन। तो किडनी फंक्शन जो है, किडनीज का जो फंक्शन होता है उसमें क्या होता है विशेषतः जो द्रव मल पदार्थ है वो शरीर में से बाहर निकालना, जैसे बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन आयंस या लैक्टिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन, वह जो है इसी रक्त के द्वारा वेन के द्वारा जो है गर्भनाभि नाड़ी से
वो फिर अपरा में पहुंचता है और अपरा से फिर माता की किडनी की तरफ जाएगा। तो किडनी लाइक फंक्शन भी दूसरा अपरा का होता है। तीसरा जो है वो नरिशमेंट, यानी माता जो भी खाती पीती है वह जो है पूरा जाएगा माता की गर्भ की ओर। और इस प्रकार से जो भी माता ने खाए हुए पदार्थ है उसमें से ग्लूकोज है या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वह सभी पहुंचते हैं अपने बालक की ओर या गर्भ की ओर, ऐसे कहना चाहिए, बालक नहीं है वो अभी तक। और विशेषतः यहाँ पे हम समझेंगे कि न्यूट्रिशन जो पहुंचता है इसी नाड़ी से पहुंचता है अपरा से होते हुए। आगे है इम्यूनिटी फैक्टर्स। तो माता में जो इम्यूनिटी उसके ब्लड में है वही एंटीबॉडीज बालक को भी पहुंचते हैं या गर्भ को भी पहुंचते हैं रक्त के द्वारा। इसीलिए अपरा का या प्लेसेंटा का फंक्शन जो है वो इम्यूनिटी फीटस की बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल जिसमें हम लेंगे हर्पिस एग्जाम, ये जो है हर्पिस नामक इन्फेक्शन जो होता है उसके लिए माता को समझो 2-3 बार हर्पिस हो चुका है, तो वह उसके रक्त में, माता के रक्त में उसके एंटीबॉडीज आईजीजी तैयार हुए होते हैं और वही फिर वहां से गर्भ को भी पहुंचते हैं माता के द्वारा। इस तरह माता की जो इम्यूनिटी है, आईजीजी या एंटीबॉडीज है, वो गर्भ को मिलते रहते हैं। पांचवा है इंडोक्राइन या हार्मोन्स रिलेटेड फंक्शन। विशेषतः ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ईस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सभी जो हार्मोन्स है माता में या प्लेसेंटा में विशेषतः वो गर्भ को मिलते रहते है। और इसी प्रकार से प्लेसेंटे का जो फंक्शन समुचित, ओके, तो यहाँ पे आज हम खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। आगे और एक लेक्चर कम से कम गर्भ पोषण के लिए लेना पड़ेगा। तो आप सभी को